तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक नए पेपर को, एक नए टॉपिक को, जिसका कि एक नया प्लेलिस्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स के नाम पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी बातें हैं जो आपके बीएससी के सिलेबस में है, मैं उन सभी का डिस्कशन करूंगा। और इसमें कई वीडियो लेक्चर्स होंगे जो सीक्वेंशियली होंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि जब हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लासिकल मैकेनिक्स था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, तो इस नए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों महसूस की गई? तो इसके पीछे भी बहुत एक लॉजिकल रीजन था कि बहुत से साइंटिस्ट लोग हुए जिन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि भाई लाइट जो है, किसी ने कहा कि यह पार्टिकल नेचर है जिसको कि न्यूटन्स की करपस्कुलर थ्योरी कही गई, और किसी ने कहा कि यह वेव है जिसे हाइगन ने अपने वेव प्रिंसिपल के, वेव थ्योरी के बेसिस पर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। लेकिन जैसे टाइम इलैप्स हुआ, समय पास किया, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आए इस लाइट को, जिसको कि लोग वेव मानते थे, ज्यादा वेव थ्योरी को ही इंपॉर्टेंस देते थे कि वेव है यह। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी आए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जो इस बात की तरफ इंगित किए कि लाइट जो है वह एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, न कि वेव की तरह। तो इसका मतलब वेव थ्योरी तो पहले से स्टेब्लिश थी, पार्टिकल के कंसेप्ट भी आने लगे। तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर ये कहा गया कि लाइट के पास ड्वेल नेचर होता है और वह छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में वह मीडियम में आगे एडवांस होता है, और इन एनर्जी पैकेट्स को ही हम लोग लेटर ऑन फोटॉन्स कहे कि दीज आर फोटॉन्स। तो इसका मतलब हुआ कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तो जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर की जब हम बात करते थे पार्टिकल नेचर के लिए, तो हम लोग कहते थे कि हमारे पास क्या क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जब वेव थ्योरी की बात करते थे, कि वेव नेचर की बात करते थे, तो हमारे पास क्या होता था? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो इस तरीके से हमारे पास थ्योरीज थी। अब लोगों के दिमाग में ऐसा विचार आया कि जब लाइट, जो कि हम जिसको इनिशियली वेव मानते थे, ज्यादा वेव नेचर को ही हम लोग जोर देते थे, वह उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। इसका मतलब कि लाइट के पास ड्वेल नेचर है, और इस ड्वेल नेचर में अगर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली हमारे पास कोई अनदर सिस्टम भी होना चाहिए जो कि पार्टिकल्स होगा और उसके पास वेव नेचर भी होगा। क्योंकि हमारी नेचर जो है सिमेट्री को फॉलो करती है। तो यदि कोई वेव है, उसके साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएट हो सकता है, तो डेफिनेटली वी मस्ट हैव सम पार्टिकल्स व्हिच हैव वेव नेचर आल्सो। तो इस बात को लेकर के लोग लग गए कि नहीं, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा हमको मिलना चाहिए, जरूर होता होगा। तो इसके लिए सबसे पहले डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया, एक इक्वेशन दिया, जिसको कि डी ब्रोगली रिलेशन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी,
यह एक 3 लेटर का इक्वेशन है जो कि यह इंगित करता है कि यदि p इज द मोमेंटम जो कि पार्टिकल नेचर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये क्या बता रहा है? मोमेंटम, और यह पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। साथ ही साथ यह लैम्डा जो है वेवलेंथ है, यह वेव नेचर को एसोसिएट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास कोई पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल का मोमेंटम में यदि p है तो उसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएट होगा, तो उस वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा होगी, जिसको कि हम h/p के नाम से जानेंगे। यहां पर h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो यह डी ब्रोगली वेव रिलेशन था, और इस तरह से कह सकते हो कि यह एक ब्रिज रिलेशन भी है पार्टिकल नेचर को वेव नेचर के साथ लिंक करने के लिए। मीन्स whenever you have to go from particle to wave nature or wave nature to particle nature, then you have to follow this de Broglie wave relation। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टिकल है तो उसके साथ वेव लेंथ इतना होगा। अब इसी चीज का जो पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये तो थ्योरेटिकली उन्होंने डी ब्रोगली साहब ने बता दिया इस चीज को। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के लिए डेविसन और जर्मर 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया और इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल से उसका डिफ्रैक्शन कराया और पाया कि डिफ्रैक्शन में, मतलब कि जब एक्सरे डिफ्रैक्शन की जिस तरह से हम लोग फार्मूला लगाते 2d sin θ = n लैम्डा, तो उस फार्मूला से भी उन्होंने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट किया और इस डी ब्रोगली के वेव रिलेशन से भी उन्होंने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट किया। दोनों की वैल्यू एक ही आई। इसका मतलब कि जो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ लैम्डा के बारे में बताया था किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज डेविसन जर्मर ने भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था कि मटेरियल मतलब पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है। लेटर ऑन बहुत से और एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस डी ब्रोगली वेव रिलेशन को, और इस तरीके से जो लोगों के मन में विचार था कि अगर वेव है उसके साथ पार्टिकल नेचर है, देन डेफिनेटली वी मस्ट हैव पार्टिकल्स व्हिच विल हैव वेव नेचर आल्सो, ऐसा उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अब सवाल यह हुआ कि हमारे यूनिवर्स में बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दोनों नेचर को रखते हैं, बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास केवल पार्टिकल नेचर है, और जो बहुत से ऐसे सिस्टम है जिनके पास केवल वेव नेचर है। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 3 तरह के सिस्टम हो गए। तो जो कंप्लीटली पहला जो है जो कंप्लीटली वेव फॉर्म में है, जो कंप्लीटली पार्टिकल के रूप में ही स्टडी किए जा सकते हैं, और दूसरा जो बीच का सिस्टम था कि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को रखते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ रखते हैं उनको हम लोग नाम दिए मटेरियल वेव्स या मैटर वेव्स। मींस द वेव्स लेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव्स एंड मटेरियल पार्टिकल्स। क्लियर? अब उसके बाद आगे क्या होता है, तो अब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, ये जो लैम्डा = h/p तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल है उसके साथ भी मोमेंटम हो सकता है, फुटबॉल खेलते हैं उसके साथ भी मोमेंटम है, उसके मास है उसके साथ भी मोमेंटम है, तो क्या उसके भी वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मान लेंगे? क्या उसको भी हम लोग इस तरह से प्रिंसिपल को बताएंगे, उसको भी हम लोग मैटर पार्टिकल कहेंगे, मैटर वेव उसके साथ भी एसोसिएट होगा? तो उसके लिए डी ब्रोगली ने एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया और बताया कि हम लोग मैटर वेव के रूप में केवल उन्हीं सिस्टम की स्टडी करेंगे जिनका डायमेंशन उनके संबंधित जो डी ब्रोगली वेव रिलेशन होगा उससे कंपेरेबल होगा। मैंने क्या बताया जरा समझिए इसको, कि यदि कोई मान लिया जाए कि कोई हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का कोई डायमेंशन होगा अपना, और यदि वह पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ कुछ मोमेंटम भी होगा। तो हमने उस मोमेंटम को इस इक्वेशन में रख दिया तो उसका वेवलेंथ निकल जाएगा, और यदि यह वेवलेंथ उस मटेरियल पार्टिकल के डायमेंशन के कंपेरेबल हो जाएगा, कंपेयर करने के लायक स्थिति में आ जाएगी,
तो उस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि वह एक मैटर वेव का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इस सीरीज में हम लोग यहां इस रीजन में पढ़ रहे हैं, उनका जो डायमेंशन होगा दैट इज कंपेरेबल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर ऐसा है तो हम उसको मैटर वेव के अंदर पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या था कि वेव नेचर को पढ़ने के लिए ऑलरेडी एक वेव मैकेनिक्स स्टेब्लिश थी, वेव थ्योरी हमारे पास पहले से थी। और यदि कोई सिस्टम पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको भी स्टडी करने के लिए हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, लैग्रेंजियन था, हैमिल्टोनियन था, मतलब मैकेनिक्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी थी। अब ये सवाल था कि अगर ऐसे पार्टिकल्स को हमें स्टडी करना है जो ये ड्वेल बिहेवियर को अपने साथ रखते हैं, मतलब कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो इसको क्या किया जाए, इसको कैसे स्टडी किया जाए? तो क्या उसके वेव नेचर को स्टडी करने के लिए वेव थ्योरी लगाए और पार्टिकल नेचर को स्टडी करने के लिए पार्टिकल थ्योरी लगाए? एक यह संभावना थी। तो उसी संभावना के बीच में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंगर। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, हम लोग इसको एक ही मैकेनिज्म से पढ़ लेंगे, एक ही तरीके से पढ़ लेंगे। तो उन्होंने एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया जो कि इस डी ब्रोगली वेव रिलेशन से ही मिलकर के बना था और इसी के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो हम लोग वहां पर नहीं अभी पढ़ेंगे, हम लोग अभी सिंपल हम लोग कहेंगे कि हम इसकी बेसिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो हम लोग मैटर वेव मतलब इसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स जो अप्लाई होगा वह केवल इन्हीं जो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एक साथ कंसिस्ट करते हैं उन्हीं के लिए हमारा क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगा। हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास यह हो गया कि हम किस टाइप के सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं। अभी मेरे इस वीडियो लेक्चर से, इस डिस्कशन से आपको इतना ही स्पष्ट हुआ होगा कि हम किस टाइप के सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं अपने इस अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। अब क्वांटम मैकेनिक्स को भी लोगों ने, मतलब आज के डेट में मैं बात करूं तो हमारी ये क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स को लिख दिया तो ये क्वांटम मैकेनिक्स भी दो हिस्सा में है। एक पहला हिस्सा है कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा हिस्सा होगा उसका रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमारे सिलेबस में जो पार्ट है पढ़ने के लिए वह है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास भी दो तरीका है। एक है वेव मैकेनिक्स जो कि मेनली श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। और जो दूसरा था वह मैट्रिक्स मेथड जिसको कि हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो पहला मैंने क्या बताया, हमारे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में दो हिस्सा होगा, वेव मैकेनिक्स और मैट्रिक्स मेथड। तो वेव मैकेनिक्स या मैट्रिक्स मेथड में क्या है, वेव मैकेनिक्स को श्रोडिंगर ने आगे बढ़ाया और मैट्रिक्स को हाइजेनबर्ग ने इसको आगे बढ़ाया था। जो दूसरा है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो हिस्सा होगा। एक वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो कि स्पिनलेस होंगे, तो स्पिनलेस अगर होंगे तो उनको क्लेन गार्डन इक्वेशन से पढ़ा जाएगा, और जो स्पिन सिस्टम वाले होंगे उनको हम लोग डिराक थ्योरी से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग पहले दो हिस्से में बांटे, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स देन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। फर्दर नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेव मैकेनिक्स एंड मैट्रिक्स मेथड। वेव मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया श्रोडिंगर ने, जिसको कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट है मैट्रिक्स मेथड जिसको कि हाइजेनबर्ग ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को जो है मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व किया, आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन के रूप में सॉल्व किया।
जो दूसरा हिस्सा था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब कि जो पार्टिकल जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के वेरी कंपेरेबल थी उनके लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई किया गया और उसको भी फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहला था स्पिनलेस सिस्टम के लिए, जिसको कि केजी इक्वेशन, क्लाइन गार्डन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से सॉल्व किया था। और नेक्स्ट था जो स्पिन वाले सिस्टम थे, स्पिन सिस्टम थे, उनको हम लोग डिराक थ्योरी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसको हम देखेंगे। तो हमें पढ़ना है या वेव मैकेनिक्स पढ़ना है, जो कि श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। श्रोडिंगर ने जिसमें काम किया था, श्रोडिंगर के इक्वेशन से हम जिसको सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग को पढ़ना नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, और वह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से पढ़ना है। तो यह थी कि हमें पढ़ना क्या है और किसके लिए पढ़ना है। मैंने अभी तक केवल इतना डिस्कस किया है। अब आगे कि ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस सिस्टम को स्टडी करना है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या कौन से तरीके को अपनाना है। अब कैसे अपनाएंगे उस तरीके को, अब यह सीखना है। तो यह बताया गया ऐसा कि किसी भी सिस्टम जो कि ड्यूअल नेचर मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को कंसिस्ट करता है, हम उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको कैसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए कैसे उसको क्या करना होगा, क्या क्या हमारे पास तरीके क्या होंगे, इनको कुछ पॉस्टुलेट्स के माध्यम से समझाया गया। अब हम लोग इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर कुल क्वांटम मैकेनिक्स के समझने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसको कि हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट्स है, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहला पॉस्टुलेट्स है कि the state of any physical system at any time t and position r is specified by a state function psi rt or state vector ket psi, which consists all necessary informations about the system. The state function is a mathematical function which must be physically acceptable, finite, single valued, continuous, differentiable and square integrable at every point. ये तो लंबी चौड़ी थ्योरी हो गई, मतलब क्या होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि यदि जिस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को आपको स्टडी करना है, उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, मतलब जो पार्टिकल ड्यूअल नेचर को कंसिस्ट किया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जिस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी करना है उसके साथ एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो कि साई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वह फंक्शन होगा आर और टी से। तो आप या तो इसको पढ़ो, और यही अगर डिराक नोटेशन में बात करते तो इसको हम लोग केट साई के माध्यम से पढ़ते। अब यह वेव फंक्शन जो है उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगा किसी पोजीशन किसी टाइम पर, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉपर्टी क्या एसोसिएट होनी चाहिए, तो पहला बताया गया कि यह फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल होने का शर्त क्या है, तो पहला शर्त है कि यह फाइनाइट होना चाहिए। अब यह शर्त क्यों फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तीसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अब हम वन बाई वन को डिस्कस करेंगे क्यों इतना आवश्यक है। भाई मैथमेटिकल फंक्शन तो हम लोग बहुत से पढ़ते आए, हमें हमेशा कोई फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ लेते थे और हम इतनी तो बातें नहीं करते थे उसके लिए। तो क्यों जरूरी क्यों है ऐसा, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है कि फिजिकली एक्सेप्टेबल होने के लिए शर्त इतना है कि फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर इतनी प्रॉपर्टी को एक साथ कंसिस्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे कि यह फिजिकली एक्सेप्टेबल है। बट क्यों जरूरी है हम इसको भी देखते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम एक रियल एक फिजिकल सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, हम इसकी बात करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये हमारा रीजन है तो इस रीजन में स्टडी करना चाहते तो इसमें ये प्रेजेंट है। इसका मतलब कि इसके पाए जाने की संभावना इस रीजन में कहीं ना कहीं एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए,
तो सिंगल वैल्यूड होने के लिए शर्त क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है सिंगल वैल्यूड होने के लिए, कि हम लोग क्या कभी ऐसा कह सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह होता हो। तो अगर इसी को हम एक मैथमेटिक्स में दिखाएंगे तो मान लीजिए कि ये मेरा टाइम t था, तो एक पार्टिकल एक यहां भी था, वही पार्टिकल यहां भी था, मतलब एक वैल्यू यह भी थी और एक वैल्यू एक ही यह थी। तो डबल वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू नहीं होता तो मान लो मल्टी वैल्यू होता, तो हमारा ये सिस्टम इस प्रकार से होता कि नहीं होता। तो हमने क्या कहा कि एक ही टाइम पर पार्टिकल दो जगह प्रेजेंट हो रहा है, दो वैल्यू कंसिस्ट किया हुआ, मतलब हम बात करें कि हम एक ही साथ भारत के दो अलग अलग जगहों पर हम पाए जा रहे हैं, ये तो कभी संभव ही नहीं है, कोई जादू थोड़े है। तो इसलिए अगर आप उस सिस्टम को रियली स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन हो वह सिंगल वैल्यू टाइप का हो, मतलब एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन को यह ना दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए भाई? अगर यह पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है, अगर ये हमारा पार्टिकल इसके अंदर मोशन कर रहा है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल यहां से यहां तक तो चला था, आपको दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि यह पार्टिकल यहां से यहां तक चला, कुछ समय के लिए गायब हो गया और फिर यहां से प्रकट हो गया? यहां भी जादू नहीं है। इसका मतलब कि अगर एक रियल सिस्टम है तो वह ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा, वो जहां कहीं भी रहे लेकिन कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। तो इसलिए कंटिन्यूटी की भी जरूरत है, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तीसरा है कि डिफरेंशिएबल और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर d2 psi by dx स्क्वायर टर्म आता है। तो स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएबल भी है और कभी इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने में इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो यदि कोई सिस्टम सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, तो ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन को उस पार्टिकल के लिए हम कह सकते हैं कि यह स्टेट फंक्शन का काम करेगा। तो मेरा साई क्या है? स्टेट फंक्शन है। अब अगर ये रियल में इन सब चीजों को एक साथ एग्जिस्ट कर लिया तो इसका मतलब कि यह मेरा वेव फंक्शन जो साई है स्टेट फंक्शन हो गया, और उसी को एक स्टेट वेक्टर केट साई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि मान लिया मैंने इतना कर लिया, मतलब हमारे पास जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम था उसके साथ उसके लिए हमने एक स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर लिया। क्या कर सकते हो फिर इससे? तो हम बताएंगे कि यह वेव फंक्शन कोई एक सिंपल ऐसा ऑर्डिनरी मैथमेटिकल फंक्शन अब नहीं रह गया है। यह वेव फंक्शन उस पार्टिकल की जितनी भी प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएटेड है, चाहे वह पार्टिकल टाइप हो, वेव टाइप हो, जो भी प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी एनर्जी कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हम सभी चीजों का इंफॉर्मेशन इसी एक सिंगल वेव फंक्शन से ले सकते हैं। तो मींस this wave function, if this is a wave function of state function, wave function for a particle, quantum mechanical particle, then it will consist all necessary information about that particle. पूरा कुंडली ये रखता है उसका, पूरा हर एक चीज बता सकता है उसके बारे में। तो ठीक है, ये पहला पॉस्टुलेट्स है कि जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट होगा, और वह वेव फंक्शन जो है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो कि वेव फंक्शन क्या है? वो एक मैथमेटिकल फंक्शन था जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और फिजिकली एक्सेप्टेबल होने के लिए जो शर्त थी कि वो फाइनाइट हो, सिंगल वैल्यूड हो, कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल हो। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को रखता है तो इसका मतलब कि वह वेव फंक्शन उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। और साथ ही साथ इसको कर लिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, मान लिया जाए कि हमने कहा कि हमने एक फंक्शन को दिमाग में सोच लिया कि दिस इज e की पावर x, तो हम कहेंगे कि क्या ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है? तो हम चेक करते हैं कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही हो तो ये क्या हो जाएगा मेरा साई इज इक्वल टू e की पावर इनफाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो क्या वैल्यू इसकी फाइनाइट रह गई थी? नहीं रह गई थी। और मैंने क्या शर्त रखा था कि यह फाइनाइट होना चाहिए, ये फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में अगर इसको यूज करने जा रहे हो तो यह एक हमारे लिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो सकता कभी।
लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारे पास साई है और मान लिया जाए e की पावर माइनस एक्स के फॉर्म में दिया गया और हमने अपने क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को 0 से इंफिनिटी के बीच में सर्च करना चाहते हैं, तो 0 से इंफिनिटी, 0 पर रखेंगे तभी e पावर 0 हो जाएगा 1, फाइनाइट वैल्यू होगी, और जब इंफिनिटी रखेंगे तो e पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, तो वहां पर भी वह 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि बिटवीन 0 टू इंफिनिटी दिस मैथमेटिकल फंक्शन मे बी एक्सेप्टेड एज ए स्टेट फंक्शन, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। Okay, so this was the first postulate. Now we will move towards second postulates. Then what is the second postulates? तो मैंने अभी तक निर्धारण क्या किया था कि हमारे पास जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होगा उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट होगा जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा, और वो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, हमने कहा कि हमने यह भी कर लिया भाई, ठीक है, मैंने इसको वेव फंक्शन को निर्धारित कर लिया। अब हम उस वेव फंक्शन का करेंगे क्या, क्योंकि हम तो अभी तक फिजिक्स में पढ़ते आए कि हमको कभी निकालना है, एनर्जी निकालना है, मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग ये करना चाहते थे और हमारे पास वेव फंक्शन हो गया, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो कहा गया कि जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, मींस ऑल डायनेमिकल वेरिएबल्स विच आर फिजिकली मेजरेबल आर नोन एज ऑब्जर्वेबल। तो पहली बात क्या कहा कि जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल्स, मतलब कि वेरिएबल तो है ही, तो जो टाइम के साथ वेरी करते हैं और उनको हम मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो मेजरेबल क्वांटिटी ही ना हो, है ना। तो कहा गया कि जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं जो कि उनको मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल के नाम से जानते हैं। उनको क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हम उसको ऑब्जर्वेबल कहते हैं। क्लियर। तो ऑल जो जिसको हम वेरिएबल कहते थे क्लासिकल मैकेनिक्स और बाकी वेव मैकेनिक्स वगैरह में, तो उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल कहेंगे। और ऑब्जर्वेबल का मतलब ये टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है और साथ ही साथ इसको हम कभी किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब आगे क्या बताया गया कि फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज ए लीनियर हार्मिशियन ऑपरेटर। तो जितने भी ऑब्जर्वेबल होंगे उसके लिए एक हार्मिशियन ऑपरेटर होगा, और वह ऑपरेटर को, किसी भी ऑपरेटर को लिखने के लिए, कि मान लीजिए कि ए हमने ऑपरेटर बनाया है तो उस पर ए कैप और कैपिटल लेटर बना देते हैं। तो ध्यान देना है कि हमेशा ऑपरेटर को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उस पर एक कैप लगा दीजिए तो वह ऑपरेटर को निकले, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। When the operator A operates over state function psi, अब क्या होगा कि ऑपरेटर तो हो गया, मैंने पहले तो फंक्शन को डिसाइड किया, देन मैंने कहा कि जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हो अगर वो मेजरेबल है क्वांटिटी, तो उसको हम ऑब्जर्वेबल कहेंगे, और उस ऑब्जर्वेबल के संबंधित एक लीनियर हार्मिशियन ऑपरेटर होगा जिसको कि हमने एग्जांपल के तौर पर ए कैप कहा। अब मैंने ये क्या कहा कि जब ये ऑपरेटर ए ऑपरेट होगा, जब ये ऑपरेटर ए ऑपरेट होगा स्टेट फंक्शन साई पर, तो यह हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो मैंने क्या कहा कि दिस ऑपरेटर ए इज ऑपरेटेड ओवर वेव फंक्शन साई, देन इट विल गिव अ कांस्टेंट स्मॉल ए एंड अगेन अ वेव फंक्शन साई। क्लियर। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह आइगन वैल्यू रिलेशन है। दिस इज आइगन वैल्यू रिलेशन। क्लियर है। और यहां पर हम स्मॉल ए को क्या कहेंगे, दिस इज आइगन वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन, आइगन स्टेट साई, विच व्हेन operated by operator A कैप। तो जब इस ऑपरेटर को मैंने साई पर ऑपरेट किया तो हमें कुछ कांस्टेंट मिला और देन यह वेव फंक्शन साई मिल गया आगे। तो इस तरह का जब इक्वेशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज आइगन वैल्यू रिलेशन, और A इज द आइगन वैल्यू फॉर ऑपरेटर A। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए कि यह आप मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते थे किसी पार्टिकल की, तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन आपके पास था।
अब मोमेंटम ऑपरेटर को जब ऑपरेट करोगे तो आपको कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा और पुनः वही वेव फंक्शन मिल गया। ध्यान देना, पुनः वही वेव फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा मिल गया तब हम आप ये बताओगे कि ए जो है स्मॉल ए आइगन वैल्यू है और वो क्या बता रहा है कि मोमेंटम की आइगन वैल्यू बता रहा है, मोमेंटम की आइगन वैल्यू को बता रहा है जिसको कि आप फाइंड आउट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट 2 था। अब इसमें एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि क्या इसके अलावा भी कोई इक्वेशन हो सकता था। तो जैसे मान लो कहा जाए कि हमने कोई ऑपरेटर ए को जब ऑपरेट किया वेव फंक्शन साई पर, तो हमें एक कांस्टेंट तो मिला लेकिन ये फंक्शन साई से बदलकर फाई हो गया, तो क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन देगा? हम बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट एन आइगन वैल्यू रिलेशन, ये आइगन वैल्यू रिलेशन नहीं है। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है, तो इसका ऑपरेटर होता है एच क्रॉस अपॉन आई डी बाई एफ डी एक्स। तो उदाहरण हम समझ रहे हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास साई है, एग्जाम्पल के तौर पर साइन ऑफ एक्स, एग्जाम्पल, अभी फिजिकली एक्सेप्टेबल है वगैरह है ये हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। हमने कहा मान लीजिए साइन एक्स है, तो जब पी को साई पर ऑपरेट करने जा रहे हो, ध्यान देना, जब पी को साई पर ऑपरेट करने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा ये, तो इसका मतलब हुआ कि एच क्रॉस अपॉन आई डी बाई ऑफ डी एक्स और साइन ऑफ एक्स, तो ये किस में बदल जाएगा, एच क्रॉस अपॉन आई कॉस ऑफ एक्स में बदल जाएगा। तो अब देख सकते हो यहां पर कि आपके पास साई था साइन एक्स और जब ऑपरेट कर दिया तो ये हो गया कॉस एक्स, तो फंक्शन तो बदल गया ना। अगर यही साइन अगर दोबारा आ गया होता तो हम इसको आइगन वैल्यूएशन कर सकते थे। इसका मतलब कि यह वेव फंक्शन साइन एक्स जो है कभी भी इसका आइगन फंक्शन, इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं बन सकता है, और जब आइगन फंक्शन नहीं बनेगा तो आइगन वैल्यू भी नहीं देगा, और इस रिलेशन को आइगन वैल्यू रिलेशन भी हम लोग नहीं कर सकते। यह मेरा पोस्टुलेट नंबर 2 था। अब तीसरा कि ठीक है भाई, अब ऑपरेट करना भी सीख लिए, ऑपरेट करना भी सीख लिए, आप उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना सीख लिए, देन आप कोई आइगन वैल्यू निकालना भी सीख लिए, तो अब पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैसे बताओगे। तो ये पोस्टुलेट नंबर 3 में आपको हम बताएंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन ऑफ द नॉन डिजर्नेट आइगन वैल्यू an ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर a कैप ऑपरेट्स ओवर स्टेट फंक्शन साई इज गिवन बाय। कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि एक वेव फंक्शन को हमने कहा था कि कोई वेव फंक्शन साई है और हमारे पास एक ऑपरेटर ए कैप है, ऑपरेटर हमारे पास ए कैप है और वेव फंक्शन साई है। अब ऑपरेट कर रहे हो तो कहा गया कि उसमें, जैसे कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि इस अवस्था को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब an आइगन वैल्यू ही मिले, इसकी संभावना कैसे बताएंगे आप, कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो कहा गया कि इसके लिए बहुत अच्छा काम नहीं, बहुत कठिन काम नहीं है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि pn an मींस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू an को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमारा लिमिट हमें नहीं पता है, तो -∞ प्लस इन्फिनिटी मैंने रख दिया। आपके पास nth स्टेट का, जिस स्टेट में आइगन वैल्यू का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, जिसमें जिस स्टेट में आप आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस स्टेट का वेव फंक्शन होगा। उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को लीजिए और आप इस स्टेट फंक्शन साई के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लीजिए। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, और चूंकि आपका यह वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं था तो नॉर्मलाइज कर लीजिए। मैं इन सब बातों को डिस्कस करूंगा आगे। तो साई स्टार साई डी टाउ, आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, और अब आप बता सकते हो कि nth स्टेट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको मैं न्यूमेरिकली समझाऊंगा आगे
तो ये आगे के मेरे वीडियो लेक्चर में, मैं अभी यहाँ पर केवल पोस्टुलेट्स को समझा रहा हूँ। तो क्या बताया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन ऑफ द नॉन डिजर्नेट आइगन वैल्यू an ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर a कैप which when operates over wave function state function psi is given by this equation। तो इसमें हम लोग nth स्टेट में आइगन वैल्यू an के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट पोस्टुलेट्स है जिसको कि पोस्टुलेट नंबर 4 के नाम से हम लोग जानेंगे, और बताया गया कि द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट फंक्शन साई आर स्टेट वेक्टर साई of a system is governed by time dependent Schrodinger wave equation h psi is equal to e psi। यह वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहां पर h क्या है? दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लोग लिखें तो वन डायमेंशन में लिखेंगे h का स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस vx ऐसे लिखा जाएगा। और यदि इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, h का स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस vxyz का ये फंक्शन हो जाएगा। हियर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल स्क्वायर इज नथिंग बट d2 बाई dx स्क्वायर प्लस d2 बाई dy स्क्वायर प्लस d2 बाई dz स्क्वायर। मैंने यहाँ तो h को डिफाइन किया। साई को मैंने पहले बता लिया कि यह क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एक वेव फंक्शन है और ई उसकी आइगन वैल्यू। देख सकते हो कि जब मैंने h को ऑपरेट किया साई पर पुनः वही वेव फंक्शन मिल गया और देन सम कांस्टेंट। तो यह कांस्टेंट चूंकि हैमिल्टोनियन जो कि एनर्जी को करस्पॉन्ड करता है, यह एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो ई इज एनर्जी आइगन वैल्यू, साई इज आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h कैप। ठीक है, तो इस तरह से कुल 4 पोस्टुलेट्स हैं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, और यह इसी रूल को फॉलो करना है और 1 बाय 1 हम लोग सभी क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था, सिंपल वे में बताया जाए कि पहले तो हमें डिफाइन करना है कि हम किस सिस्टम के लिए स्टडी करते हैं। उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए, उस सिस्टम के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन डिजाइन करेंगे जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए ईच एंड एवरीवेयर। दूसरा क्या बताया कि जो वेरिएबल्स टाइम के साथ, जो क्वांटिटीज, जो फिजिकल पैरामीटर्स क्वांटिटीज टाइम के साथ वेरी कर रही है उनको हम लोग सिंपली कहते थे, कभी वेरिएबल कहते, डायनेमिकल वेरिएबल कहते थे। अब हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल कहेंगे और हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल होगा और जितने भी ऑब्जर्वेबल्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा जो कि हार्मिशियन टाइप का होगा, लीनियर हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। और ये ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं हमेशा डिफरेंशियल नेचर के होते हैं। मैं कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं उसको बताऊंगा आगे के लेक्चर में। तीसरा मैंने डिस्कस किया इसमें कि अब आपके पास ऑपरेटर हो गया फिजिकल सिस्टम को जिसका निकालना चाहते हो, आपके पास वो सिस्टम क्या वेव फंक्शन भी हो गया, देन हाउ यू कैन गेट आइगन वैल्यू। तो उसके लिए मैंने nth स्टेट में प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने इसको भी डिस्कस किया और ये पोस्टुलेट नंबर 3 में था। इसके बाद देन लास्ट था कि यदि टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट फंक्शन साई है और उस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है तो उस पर हैमिल्टोनियन इक्वेशन को अप्लाई करें, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को अप्लाई करिए, h साई इज इक्वल टू ई साई, और इस तरह से आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं, जैसे ऑपरेटर क्या होते हैं, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यूएशन क्या होता है, हम इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।